नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे युवा चिकित्सक से जिनके नाम काफ़ी सारी उपलब्धियां डॉक्टर्स की एसोसिएशंस को लेकर और जो खासतौर से युवा डॉक्टरों जूनियर डॉक्टरों के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है उन्हें। उनका नाम है डॉक्टर आकाश सोनी और हाल ही में एक उपलब्धि और उन्होंने हासिल की है और उन्हें हाल ही में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जिसे कि डब्ल्यूएमए के नाम से जाना जाता है का एसोसिएट मेंबर चुना गया है। डॉक्टर सोनी प्रदेश के पहले ऐसे चिकित्सक हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और ये संगठन क्या करता है, इस संगठन में डॉक्टर आकाश सोनी की क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से वे इस संगठन के ज़रिए मध्य प्रदेश के डॉक्टरों को सशक्त कर पाएँगे, इस सब के बारे में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर आकाश सोनी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आकाश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद रविंद्र जी, मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। तो डॉक्टर आकाश, इस इंटरव्यू की शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा-सा आपके और बैकग्राउंड और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। ख़ास तौर से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मुझे तो पता ही है आपके बारे में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप किन-किन संगठनों से जुड़े रहे हैं और ख़ास तौर से आपकी बीते समय में क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? मैं पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ का एल्यूमिनी हूँ मैं। और मैं सबसे पहले मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विंग का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट था मैं, पूरे जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका एसोसिएशन था। बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे पूरा यूनिवर्सिटी, और इनमें जितनी भी दिक्कतें थी, चाहे एग्ज़ाम को लेके या फिर छोटी-छोटी समस्याएँ थी, उन चीज़ों को लेके हमने एक स्टेट लेवल पे पूरा काम किया। इस सब को देखते हुए फिर मुझे एक नई ज़िम्मेदारी मिली, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जिसे हम फाइमा कहते हैं, जो कि युवा चिकित्सकों का अभी देश में सबसे बड़ा संगठन है। उसमें मुझे स्टेट चेयरमैन की ज़िम्मेदारी मिली, जिसमें मैं मध्य प्रदेश की तरफ से स्टेट चेयरमैन रहा। अभी नई कमेटी में मुझे फाइमा इंडिया में नेशनल एग्जीक्यूटिव के तौर पर मुझे मेरी मतलब भूमिका है। मैं अभी वहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। रिसेंट में अभी मुझे डब्ल्यूएमए की सदस्यता भी मिली है, जिसमें मैं एसोसिएट मेंबर चुना गया हूँ, और मुझे ये सदस्यता 2 साल के लिए दी गई है। मई 2027 तक मैं इसका सदस्य रहूँगा, अक्टूबर 2025 से लेकर। जी, तो सबसे पहले तो हमारे ओर से और रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस चैनल की ओर से आपको इस नई ज़िम्मेदारी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि ये जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था है, इसकी भूमिका क्या रहती है? किस तरह के रोल ये प्ले करती है वर्ल्ड में? देखिए, जो डब्ल्यूएमए है, सबसे पहले डब्ल्यूएमए के बारे में बता दूँ, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जो है, ये सभी राष्ट्रीय संगठनों का एक संयुक्त वैश्विक लेवल पर एक संयुक्त संगठन है। तो जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत का, ऐसे ही फ्रांस मेडिकल एसोसिएशन या फिर चाइना मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन, इन सभी का संयुक्त संगठन है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। अब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में क्या होता है? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन सभी नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के सभी प्रेसिडेंट या सभी लोग इसके बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं। इसकी बात वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, अगर कोई भी रेजोल्यूशन वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन फोरम में राष्ट्रीय स्तर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में अगर कोई भी पारित होता है, तो उसकी मान्यता डब्ल्यूएचओ भी उसको मानता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इतने बड़े फिजिशियंस को लेके एक फिजिशियंस का एक समूह है। पहली बात। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने सुना होगा कि हेलसिंकी डिक्लेरेशन उदाहरण के लिए, या फिर और बहुत सारे डिक्लेरेशन हुए हैं जो अलग-अलग शहर में हुए हैं। ओटावा डिक्लेरेशन है, जिनेवा डिक्लेरेशन है, तो ये सभी डिक्लेरेशन डब्ल्यूएमए के द्वारा ही कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हेलसिंकी डिक्लेरेशन में हमें ये बताया जाता है कि जो मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन्स के ऊपर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका ब्लड लेके भी एक्सपेरिमेंट इवन करते हैं, सिंपल किसी का भी ब्लड लेके अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो उसकी भी एक गाइडलाइन है, उनकी परमिशन चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि हम आपके खून के साथ क्या-क्या करेंगे, इसमें कौन-कौन सी जाँचें करेंगे, फिर इन जाँचों को कितना हम फ़िल्टर करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, उनको क्लियरली बताया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इस चीज़ को प्रॉपरली हमें वो करना होता है। तो ये हमें डब्ल्यूएमए ने हेलसिंकी डिक्लेरेशन में पहली बार बताया। तो ये एक तो हो गया पेशेंट पर्सपेक्टिव से, जो मरीजों के हित में या फिर इस तरीके के काम। दूसरा, अभी रिसेंट हमने
ड्रग इंटरेक्शन को लेके डब्ल्यूएमए ने एक अपना पूरी गाइडलाइन बनाई थी कि बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये हो गया पेशेंट परस्पेक्टिव से। अब जब बात करें हम डॉक्टर्स के परस्पेक्टिव से, तो डॉक्टर्स के परस्पेक्टिव से ये होता है कि उनके आपस के जो हम कहें कि उनके जो दायित्व हैं या उनके जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करने का काम भी डब्ल्यूएमए करता है। जिस तरह से राष्ट्रीय एसोसिएशन करती है उसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एसोसिएशन है। जी, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आपने कि पूरे विश्व में किस तरह की भूमिका है, किस तरह के रोल प्ले करते हैं ये संगठन, तो इनके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि जैसे कोई भी छोटी भी चीज हुई मध्य प्रदेश में, जैसे कोई सी भी छोटी सी चीज हुई, अगर मैं इसका इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये बात उनके फोरम में वाया मेल के थ्रू मैं भेज सकता हूँ। कुछ भी चीज होती है कि ये चीज है, यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी अनियमितता जिसपे वापस से चर्चा हो सकती है, चर्चा की जा सकती है। क्योंकि मैं एसोसिएट मेंबर हूँ तो मैं प्रॉपरली उस चीज को वहां पे इस बात को रख सकता हूँ, और उस पर अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल डब्ल्यूएमए इसको संज्ञान भी लेता है। डब्ल्यूएचओ को लेके ये उस पर काम करते हैं। जी, तो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हाल ही में जो कोल्ड्रिफ्ट नाम की एक ड्रग को लेकर के काफ़ी बवाल मचा है, काफ़ी बच्चों की डेथ्स हुई हैं। तो क्या इस तरह के मुद्दों पर भी डब्ल्यूएमए अपनी तरफ से सुओ मोटो एक्शन ले सकता है या कुछ गाइडलाइंस दे सकता है या किसी तरह से इंटरवीन कर सकता है? बिल्कुल, चूंकि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये करना भी चाहिए। जैसे डब्ल्यूएमए ने अभी अब आप देखिए, हमने कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी कि अमेरिका में कफ सिरप या फिर किसी भी दवाइयों को लेने से बच्चों की मौत हो गई या किसी भी मरीजों की मौत हो गई। ठीक है, ये हमने कभी नहीं सुना। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वहां पे चिकित्सकों को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया में नहीं है। जब ये इंडिया में नहीं है तो ये दिक्कत हो रही है कि जिसे हम कहते हैं ना कि एक प्रशासनिक और एक चिकित्सकों के बीच में एक गैप हमेशा से रहा है भारत में। जैसे आज ड्रग कंट्रोलर जनरल है या ड्रग कंट्रोलर है या ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर की एक अलग ट्रेनिंग होती है, वो लोग लाइसेंस दे देते हैं, डॉक्टरों को लिखना है। इन दोनों के बीच में काफी गैप है। किस तरह का गैप आप पाते हैं? मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इन पर्टिकुलर सभी कामों में, जैसे कि हम अगर चिकित्सकी जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ऑलरेडी फिजिशियन है, एमडी है, डीएम है, एमबीबीएस किए हुए हैं, ये जितने भी डॉक्टर हैं, एटलीस्ट इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन इनका काम सिर्फ मेडिकल कह सकते हैं कि दवाइयाँ लिखने में है बस, और कुछ भी नहीं करते हैं ये। आप ऊपर से देखें, जो हम जैसे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा अमला, वहां से लेके हम नीचे एक पीएचसी तक देखें, वहां तक इनका डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। अभी रिसेंट में ही दूरदर्शन पे एक बहुत बड़े डॉक्टर सुमेर सेठी ने भी इस बात को उठाया है। डॉक्टर सुमेर सेठी बहुत जाने माने चिकित्सक हैं और वो ऑलरेडी चिकित्सकों की एक बहुत अच्छी संस्था भी चलाते हैं जहाँ पे चिकित्सकों को वो कोचिंग देते हैं। तो उन्होंने भी ये बात स्टार्ट की, उन्होंने भी ये बात कही दूरदर्शन पे ही कि एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरों का डायरेक्ट रोल होना चाहिए। जैसे कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नीड है अभी इस समाज की कि देयर शुड बी एन इंडियन मेडिकल सर्विस। मतलब जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसी की लाइन पर इंडियन मेडिकल सर्विसेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो सकती है, तो इंडियन मेडिकल सर्विस क्यों नहीं है? जी, कुछ अलग चीज तो डिमांड की नहीं जा रही है। बहुत बेसिक सी चीज है कि ऑलरेडी देयर इज एन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, ऑलरेडी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, रेलवेज है, वो भी है। तो क्या कहते हैं आपका रेवेन्यू सर्विसेज इज ऑलरेडी देयर। तो इन चीजों पे जब हम ये सब है तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना। अब समय की डिमांड है, इस समय की डिमांड के साथ हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हमें उस पर भी काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल ड्राफ्ट करना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। और कहीं ना कहीं सरकारों में भीतर खाने की बात भी चलती रहती है, लेकिन ये कभी भी मतलब ओपन होके या फिर ऐसे होके कभी ये नहीं आ पाई। जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह की सेटअप होती है तो इसके बाद किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं कि बदलाव आएँगे? क्योंकि अभी तो यही है कि देयर इज़ नो कंट्रोल एट ऑल और ख़ास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं जिनका कि मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो इस तरह के निर्णय ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी
सरकार ने एक चीज बता दी कि यार इस कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई थी, अगर वो डॉक्टर होंगे तो वो डॉक्टर ये बात बताएंगे कि इस कफ सिरप में जो कंपोनेंट है उसके कारण प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो कंपोनेंट हम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बात, इस कफ सिरप में कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दी गई जिसके कारण इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हुई, लेकिन ये चीज बताने वाला कोई है ही नहीं। हमने एक सिंपल सा, गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी ऊपर बैठे बोले ये कफ सिरप जिसने प्रिस्क्राइब किया उसकी गलती है, उसे पकड़ लो, क्योंकि ये कफ सिरप नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। क्यों नहीं करनी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तो फिजिशियंस बताएंगे ना कि उस पर रिसर्च क्या हुई है। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ना WMA के द्वारा, ना WHO के द्वारा, ना कोई हमारी नेशनल एसोसिएशन या फिर कोई हमारी नेशनल बॉडी है, कोई भी फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या फिर जर्नल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंटरनेशनल है, उनने जापी जो है किसी ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं लिख रखी है। तो ये मिसकम्युनिकेशन है जी। तो इसके अलावा और कौन-कौन से एरियाज़ हो सकते हैं? एक तो ड्रग्स की हमने बात कर ली, जिसमें कि डॉक्टर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़र या कहें या रिकमेंड करने वाले तो वही होते हैं मेडिसिन्स को। तो देखिए, सबसे सबसे बड़ी चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासक, किसी भी चीज को चलाने वाला। जैसे जिला अस्पताल में, अगर जिला अस्पताल को डायरेक्टली अगर कंट्रोल दे दिया जाए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ, पूरा हॉस्पिटल से लेके PHC लेवल पे कंट्रोल करने की अगर डायरेक्ट भूमिका, जिस तरीके से आज हम देखते हैं ना फॉरेस्ट की, जंगल विभाग के अंदर कोई भी प्रशासक दूसरा इंटरवीन नहीं कर सकता, अदर देख जो उनके डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या फिर ये लोग, तो इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। सेम रेलवेज में भी नहीं कर सकता। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट इंटरवीन कर सकते हैं, वो इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा लैक है। तो प्रशासक, जैसे ही एक 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 डॉक्टर है, वो जो मतलब एक बच्चा है वो डॉक्टर बना, उसने मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करी, फिर उन्होंने MD की पढ़ाई करी, वो 20 साल तक उस मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दी, फिर वो उसके डीन बनेंगे तो, या फिर वो DME बनेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर उस चीज को समझेंगे कि वहां पे क्या समस्याएं हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी होगा उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास एक्सपोजर इतना है ना, कि इसके बजाय कोई बाहर का आदमी आके उस पर बैठ जाए कि वो बोले कि नहीं अब हम सब गवर्न करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज लेवल पर तो ये ठीक है, लेकिन ये जिले लेवल पर इन चीजों की बिल्कुल कमी है, संभाग लेवल पे बिल्कुल इन चीजों की कमी है। बिल्कुल तो सही ये कहा। चीज होना चाहिए। तो आकाश जी, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप जिस नई मतलब भूमिका में आए हैं, तो उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या-क्या होंगी और अधिकार किस तरह के आपको मिले हैं? देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा एक अधिकार जो मिला है, उसमें मुझे ये जो इंटरनेशनल बॉडी है WMA, इसकी हर साल एक बैठक होती है जिसे हम बोलते हैं वार्षिक आम सभा। ठीक है, एनुअल गैदरिंग या फिर हम एनुअल असेंबली बोलते हैं। एनुअल असेंबली की जो मीटिंग होती है उसमें मुझे भागीदारी का मौका है, और जो भी इसमें प्रेसिडेंट या फिर जो इसके जो बड़े ऑफिस बियरर्स हैं उसमें मुझे मतदान का अधिकार है। सबसे बड़ा एक ये। दूसरा, जब भी जैसे मैं अपनी बातों को मैं जब रखूंगा तो उसका बहुत बलपूर्वक, क्या कहते हैं ना, कि थोड़ा एक अधिकार से, एक हक से मैं अपनी बात उन तक रख सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे इस फोरम के थ्रू मिलेगा। मैं अपनी बात या फिर प्रदेश की बात या फिर यहाँ की जो भी लोकल समस्याएं हैं उनको वहां तक पहुंचा सकता हूँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो, यहाँ पे कुछ ऐसी चिकित्सकीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो। जी, तो हमारी ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने नए रोल को भी बखूबी निभाएँगे, जैसे कि आपने अपने पूर्ववर्ती रोल्स में काफ़ी सारे बदलाव लाने में सफलता हासिल की। तो मुझे उम्मीद है कि इस नई भूमिका को भी आप एक नए तरीके से लेंगे और मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा और ख़ास तौर से डॉक्टर्स को एक नई हिम्मत और नया गाइडेंस देखने को मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपकी शुभकामनाएं बनी रहें। आपके मैं यही आगामी उम्मीद कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपसे समय-समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे, और आपकी जो भूमिका है, जिस तरह के बदलाव आप लेके आ रहे हैं, जिस तरह की आप डिमांड्स रखेंगे, तो उसको भी हम समय पर कवर करते रहेंगे, और जल्द ही आपसे पुनः एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम आपके जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे। जी, जी। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच।